हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने टॉपिक रूट के बारे में पढ़ा है। इसमें मैंने आपको रूट की डेफिनेशन बताई है, टाइप्स ऑफ रूट बताए हैं और टाइप्स ऑफ रूट में डिफरेंसेस बताए हैं। ठीक है, आज अपनी नेक्स्ट टॉपिक है मूल के वृद्धि क्षेत्र, ग्रोइंग रीजन ऑफ रूट। मतलब जो जड़ होती है उसमें ऐसे कौन कौन से भाग या पार्ट्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा वह भूमि में अंदर की ओर अपनी वृद्धि करता है। मैंने आपको बताया था जड़ भूमि के अंदर पाई जाती है, तो इसी के बारे में हमें इसके ग्रोइंग रीजन के बारे में पढ़ना है। मूल या जड़ के अंतिम छोर से कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक का भाग वृद्धिशील होता है, अतः इस भाग को मूल या जड़ का वृद्धि प्रदेश कहा जाता है। मतलब कि जो जड़ होती है, जड़ का जो टिप पॉइंट होता है जो भूमि के अंदर की ओर जा रहा है, उस वाले टिप पॉइंट से लेकर उसके ऊपर कुछ मिलीमीटर या कुछ सेंटीमीटर तक का जो भाग होता है वो वृद्धिशील होता है। मतलब केवल उन भागों में ही जड़ में वृद्धि होती है। इस भाग को हम जड़ का वृद्धि प्रदेश कहते हैं। ठीक है, इसने अब उसकी स्ट्रक्चर संरचना के बारे में बताया है। सबसे पहले मूल गोप पढ़ने से पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाती हूँ। जैसे कि डायग्राम है, दिख रहा होगा आपको। मैं वापस से एक बार बनाती हूँ। रफली सा डायग्राम बना के आपको समझाती हूँ मूल के वृद्धि क्षेत्र के बारे में। जो इसका ये वाला जो जड़ होती है, जिसका ये वाला जो पोर्शन है, ये भूमि के अंदर की ओर जा रहा है, तो भूमि के अंदर की ओर जा रहा है तो जैसे सबसे टिप वाला पॉइंट होता है। टिप वाला पॉइंट वैसे तो ये वाला होता है, लेकिन इस वाले भाग के नीचे भी एक पॉकेट नुमा संरचना, टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, जिससे कि हम मूल गोप कहते हैं। ये मूल गोप क्या काम करती है? ये जड़ जब भूमि में अंदर की ओर वृद्धि कर रही है, तो जो मिट्टी के द्वारा जो घर्षण बल हो रहा है, मतलब जो फिक्सेशन होता है, उससे इस जड़ को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। मूल गोप से ठीक इसके ऊपर की ओर ये वाला जो भाग होता है, इस भाग को हम बोलते हैं विभज्योति क्षेत्र। विभज्योति क्षेत्र विभज्योति क्षेत्र को हम मेरिस्मेटिक रीजन भी बोलते हैं इंग्लिश में। विभज्योति क्षेत्र, इस विभज्योति क्षेत्र से ठीक ऊपर की ओर ये वाला जो भाग है, इसे हम बोलते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र या इलोंगेशन रीजन। ठीक है, और ये जो आपको रोम नुमा संरचना दिख रही है, इस वाले को भाग को बोलते हैं मूल रोम क्षेत्र या परिपक्वन क्षेत्र भी बोलते हैं इस वाले भाग को। ठीक है, ये जड़ के वृद्धि क्षेत्र के बारे में है। सबसे पहले मूल गोप के अंदर की ओर विभज्योति क्षेत्र में जो अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है, वो बार बार विभाजन करती है और नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, और नई कोशिकाएं ये आगे मूल गोप की ओर जाती है। क्योंकि जब मिट्टी जड़ अंदर की ओर भूमि में धस रही है तो उसकी कोशिकाएं नष्ट हो रही है, तो उन कोशिकाएं जब नष्ट हो रही है तो विभज्योति क्षेत्र के द्वारा जो कोशिका में विभाजन हो रहा है, जो नई कोशिकाएं वो आगे इसको आगे वाले क्षेत्र में जाती रहती है। तो विभज्योति क्षेत्र में मुख्यतः कोशिकाएं विभाजन करती है और नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। जो विभज्योति क्षेत्र से ऊपर वाला भाग होता है दीर्घीकरण क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो जड़ होती है वो अपनी लंबाई में वृद्धि करती है। तो जड़ आपसे यदि पूछा जाए कि जो मूल के वृद्धि क्षेत्र में ऐसा कौन सा भाग होता है जिसमें जड़ अपनी लंबाई में वृद्धि करती है, तो आप कहेंगे दीर्घीकरण क्षेत्र। और किस क्षेत्र में कोशिकाएं विभाजन करती हैं, तो आप कहेंगे विभज्योति क्षेत्र। दीर्घीकरण से क्षेत्र के ऊपर की ओर जो वो वाला भाग होता है परिपक्वन क्षेत्र। जो परिपक्वन क्षेत्र होता है इसमें मूल रोम पाए जाते हैं। तो इस वाले भाग में कोशिकाएं परिपक्व होती है और अपना पूर्ण आकार प्राप्त कर लेती हैं।
मुख्यतः मूल के वृद्धि क्षेत्र के 3 भाग होते हैं: विभज्योति क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र, मूल रोम क्षेत्र। ये वाला जो भाग होता है ये इसका मतलब जड़ के ऊपर की ओर पाया जाता है मूल को, जो कि जड़ को सुरक्षा प्रदान करता है घर्षण से। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जड़ का शीर्षस्थ भाग एक टोपीनुमा संरचना से ढका होता है। अभी मैंने आपको बताया कि टोपीनुमा संरचना से ढका होता है, इसे मूलगोप कहते हैं। और ये मूल के शीर्ष भाग की भूमि में वृद्धि करते समय नष्ट होने से रक्षा करता है। 3 भाग है। सबसे पहले विभज्योति क्षेत्र, जिसे कि मेरिस्मेटिक रीजन भी कहते हैं। यह मूलगोप के ठीक ऊपर विभज्योति कोशिका से बना क्षेत्र होता है, कुछ मिलीमीटर तक लंबा और रहता है और क्षेत्र में कोशिकाएं बार बार विभाजित होती रहती है। ठीक है, फिर है दीर्घीकरण क्षेत्र। यह क्षेत्र विभज्योति क्षेत्र के ऊपर 1 से 5 मिलीमीटर तक लंबा होता है और इसमें बनी कोशिकाएं लंबाई में वृद्धि करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस क्षेत्र में कोशिकाएं विभाजित होती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं और इस क्षेत्र कोशिकाएं अपनी लंबाई में वृद्धि करती है। थर्ड है परिपक्वन क्षेत्र। इसे हम मूल रोम क्षेत्र भी कहते हैं। मूल रोम क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मूल रोम पाए जाते हैं। इसमें कोशिकाएं अपना पूर्णाकार प्राप्त कर लेती है और मूल रोम जो पाए जाते हैं, इसके कारण ये जो जड़ भूमि से दृढ़ता से बंधे रहकर उसे स्थिर रखती है, पौधे को, और जल व खनिज पदार्थ को संवहन करती है। ये वाले जो भाग होते हैं ये जड़ को भूमि में बांधे रखते हैं, जिससे कि वो स्थिर रहता है और जो पोषक तत्व होते हैं वो इन्हीं के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक है मूल के रूपांतरण। मूल के रूपांतरण में फर्स्ट है मूसला जड़ के रूपांतरण। मूल 2 प्रकार की थी, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। तो इसके रूपांतरण भी 2 प्रकार के हैं। मूसला जड़ के रूपांतरण। मूसला जड़ के रूपांतरण से मतलब ये होता है कि जो जड़ होती है उनके कौन कौन से रूप पाए जाते हैं, हमें कौन कौन से रूप पाए जाते हैं जिनको हम खाने में, सजावट में आदि पादपों के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसके 3 टाइप्स हैं। शंकु रूपी, ये मूसला जड़ के रूपांतरण है। ठीक है, तो शंकु रूपी जो मूसला जड़ होती है वो कैसे पाई जाती है? मतलब ये ऊपर से तो चौड़ी होती है और नीचे जाके पतली हो जाती है। शंकु रूपी जो जड़ होती है ऊपर से चौड़ी और फिर जाके नीचे पतली हो जाती है, जैसे कि गाजर। जो गाजर होती है वो शंकु रूपी जड़ का ही उदाहरण होती है। सेकंड है तर्कु रूपी। जो तर्कु रूपी जो जड़ होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, ऊपर से पतली, बीच में से थोड़ी मोटी, फिर नीचे से पतली। ठीक है, जैसे कि मूली। थर्ड है खुम्बी रूपी। खुम्बी जो रूपी जड़ होती है ये ऊपर से चौड़ी होती है और नीचे से ये लट्टू के समान संरचना बनाती है, जैसे कि शलजम। ठीक है, जो मूसला जड़ होती है उसके रूपांतरण 3 प्रकार के होते हैं: शंकु रूपी, तर्कु रूपी, खुम्बी रूपी। जो शंकु रूपी जड़ होती है वो ऊपर से चौड़ी होती है और नीचे से पतली हो जाती है। तर्कु रूपी जो जड़ होती है ऊपर और नीचे से पतली होती है, बीच में से थोड़ी फूली हुई होती है, जैसे कि मूली। खुम्बी रूपी जड़ वो होती है जो ऊपर से चौड़ी और नीचे से लट्टू या बर्फ के समान संरचना बनाती है, जैसे कि शलजम। जैसे कि मैंने आपको नोट्स में भेजा है, ये जड़ ऊपर से चौड़ी फिर पतली, जैसे गाजर। डायग्राम भी बना के बताया आपको। फिर है तर्कु रूपी, बीच में से फूली हुई, दोनों सिरों पर पतली। बीच में ये फूली हुई है, दोनों सिरों पर पतली है। और खुम्बी रूपी इस प्रकार की जड़ में ऊपर का भाग घड़े के समान फूला हुआ होता है और निचला भाग पतला हो जाता है, जैसे कि शलजम। ये तो हो गई मूसला जड़ की रूपांतरण। नेक्स्ट है अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण। अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण 3 प्रकार के, वैसे तो काफ़ी है, मैंने आपको 3 ही बताए हैं जो मेन है। फर्स्ट है कंदकुच। कंदकुच में क्या होता है, इसमें जो जड़ें होती है वो भोजन संचित होने के कारण फूल जाती है। मतलब कि इसमें जो जड़ें होती है
तो भोजन इनमें जब इकट्ठा हो जाता है तो फूल जाते हैं और एक गुच्छे के समान नीचे संरचना बना लेती है। ठीक है, जैसे कि शकरकंद। सेकंड है रेशमे। पहली तो होगी कंदकुच, सेकंड है रेशमे। रेशमे में क्या होएगा, इसमें जड़ें पतली होती हैं, मतलब कि जो जड़ें होती हैं पतली होती हैं रेशे के समान, नाम से पता है रेशमे। थर्ड है ग्रंथि में। ग्रंथि में क्या होता है, इसमें जो जड़ें होती है उनमें नीचे वाले सिरे, मतलब जड़ों के जो नीचे का टिप वाला पॉइंट है वो फूल जाते हैं। ठीक है, तो कंद उपस्थानिक जड़ों के भी 3 प्रकार के रूपांतर हो गए, कंद कुछ, रेशमे, ग्रंथि में। ये तो हो गए जड़ के बारे में, मतलब जड़ के बारे में हमने जड़ की परिभाषा पढ़ी है, जड़ के प्रकार पढ़े हैं, जड़ के वृद्धि क्षेत्र पढ़े हैं, जड़ों के रूपांतरण पढ़े हैं। तो लास्ट टॉपिक बचता है आपके जड़ के कार्य। जड़ के कार्य हमें पता है जड़ क्या काम करती है, अवशोषण का काम करती है, खनिज तत्वों का अवशोषण करती है, स्थिरीकरण का काम करती है, भोजन को संग्रहित करने का कार्य करती है, आरोहण सहारा प्रदान करती है, परजीवी मूल की तरह कार्य करती है और शोषण का काम करती है। ठीक है, ये हो गया जड़ के कार्य। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक है तना। तना मैंने आपको बताया था, तना तो मतलब भूमि के ऊपर की ओर पाया जाता है और ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है और धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, क्योंकि तना भूमि के ऊपर की ओर पाया जाता है तो ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती व धनात्मक प्रकाशानुवर्ती अपनी वृद्धि करता है। तने को हम प्ररोभी कहते हैं। तने पर क्या क्या पाई जाती है, पत्ती, शाखाएं, फल फूल आदि। ठीक है, ये तने की होगी डेफिनेशन। और जो तने के बारे में बातें हैं, तने पर पत्तियां निकलने के स्थान को पर्व कहते हैं। जैसे कि ये तना है, तने वाले जिस वाले भाग से शाखा है, शाखा में जिस भाग से पत्ती निकल रही है उस भाग को हम बोलते हैं पर्व संधि। तने के जिस भाग से पत्ती निकलती है उसे बोलते हैं हम पर्व संधि। और इस वाले भाग से पत्ती निकली और जाके इस वाले भाग से पत्ती निकली, तो इन दो जो पत्तियों के बीच के गैप को बोलते हैं हम पर्व। ठीक है, तने में पत्ती निकलने के स्थान को बोलते हैं पर्व संधि और दो पर्व संधियों के स्थान के बीच के गैप को बोलते हैं पर्व। तना भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है, जबकि जो जड़ है वो भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होती है। ठीक है, अब तने और जड़ में क्या क्या अंतर है। तना प्रांकुर से मैंने आपको बताया है और जड़ मूलांकुर से। तना सदैव भूमि के ऊपर प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, जबकि जड़ सदैव प्रकाश के विपरीत भूमि के गुरुत्वाकर्षण केंद्र की ओर वृद्धि करता है। तने पर रोम पाए जाते हैं बहुकोशिकीय, जबकि मूल पर एक कोशिकीय। तने पर पर्व व पर्व संधियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि जहाँ पर पत्तियाँ निकलती मैंने आपको बताया, जबकि जड़ पर ऐसी कोई पर्व व पर्व संधि नहीं पाई जाती है। जब तना छोटा होता है वो सामान्यतः हरे रंग का होता है, तो हरा रंग में कौन सा वर्णक होता है, पर्णहरित वर्णक के कारण वो हरे रंग का होता है, जबकि जड़ में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आपके टॉपिक है तने का स्वभाव। मतलब तना किस किस प्रकार का होता है, कोई कोमल होता है, कोई काष्ठीय होता है, कोई शाकीय होता है। जो शाकीय होता है वो पौधे होते हैं 1 वर्षीय, मतलब वो 1 वर्षीय होते हैं और छोटे होते हैं। और जो काष्ठीय होते हैं वो मजबूत होते हैं और बुरी छाल से ढके रहते हैं, जैसे कि नीम वगैरह, बगद वगैरह के पादप। फिर है तने के रूपांतरण। तने के जो रूपांतरण, हमने जड़ के रूपांतरण पढ़े तो हमें तने के रूपांतरण भी पढ़ने हैं। तने के रूपांतरण 3 प्रकार के होते हैं, अर्धवायवीय रूपांतरण, भूमिगत रूपांतरण, वायवीय रूपांतरण।